चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का बायोलॉजी। जो जीव विज्ञान है भारती भवन का, और भारती भवन में जो भी चैप्टर्स दिए हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और दरअसल 10th का बायोलॉजी जो है पूरा का पूरा जैव प्रक्रम दिया हुआ है, और पहले ही पार्ट से शुरू हुआ जैव प्रक्रम अंत तक गया, और लास्ट में जो है पर्यावरण संबंधित एक चैप्टर दे दिया गया है। मात्र इतना ही बायोलॉजी है क्लास 10th का। तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे पहले पार्ट से लेकर, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी चर्चाएं अलग अलग पार्ट पर करेंगे, और पहला चैप्टर को भी थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, पहला लेसन है, वो है पोषण। क्या है? पोषण। सबसे पहली बात कि ये जैव प्रक्रम होता क्या है, जैव प्रक्रम है क्या, जैव प्रक्रम का अर्थ क्या होता है। कहा जाता है कि जीव अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने जिंदगी को चलाने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तरह तरह की क्रियाएं करती है। वो सारी क्रियाएं जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। उन जैविक क्रियाओं का मेंटेनेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी मेंटेनेंस को हम लोग अनुरक्षण को, यानी जीवों के सारी क्रियाओं के जो अनुरक्षण होता है उसी अनुरक्षण को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी इसमें जैव प्रक्रम में उन सारी क्रियाओं को सम्मिलित करेंगे जो जैविक क्रिया है, और उन्हीं सभी जैविक क्रियाओं के कारण जीवों का मेंटेनेंस होता है, यानी कि जीवों का अनुरक्षण होता है, रक्षा उनका होता है। वे सारी क्रियाएं है क्या? तो सबसे पहला मैंने आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दिया कि पोषण। पहला क्रिया जो है वो पोषण है, और पोषण जो है जैविक क्रियाएं, इनके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है। सिर्फ एक जीव मानव नहीं बल्कि दुनिया में जितना जीव है सब में पोषण होता है, और सब में पोषण के अलावा जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, अगर उन जैविक क्रियाओं के कारण जीवों का मेंटेनेंस होता है, उनकी रक्षा होती है, उनके अस्तित्व को बनाए रखता है, या जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो सभी मिलके जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। जो 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है वो है पोषण। इसके बाद सारी जैविक प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली सारी जैविक क्रियाएं भरी पड़ी है। तो एक एक करके थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला जो है जैव प्रक्रम का पहला चैप्टर वो है पोषण। तो जैव प्रक्रम के अंदर आने वाले सभी चैप्टर्स को देख लेता हूं, उसी के आधार पर चैप्टर को बंटवारा किया गया। श्वसन के पोषण के बाद जो है वो है श्वसन, यानी ये भी जैव प्रक्रम का ही हिस्सा है। दूसरा चैप्टर है श्वसन, ठीक, यानी यहां खाया गया और यहां सांस लिया गया। दूसरा के बाद जो है वो तीसरा चैप्टर वो है परिवहन, यानी जो खाए पिए उससे जो हमको पोषक तत्व मिला उसको कहां कहां भेजा जाएगा, और जो हानिकारक पदार्थ निकला उसको कहां कहां भेजा जाएगा, किस तरह से बाहर निकाला जाएगा। श्वसन, पोषण, परिवहन, और जो चौथा चैप्टर है वो है उत्सर्जन, यानी शरीर के अंदर जो नहीं पचने वाली क्रियाएं हैं, यानी उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो भी अवशिष्ट पदार्थ बन जाता है उनको निकालने के लिए क्रियाएं जो है, जैविक प्रक्रियाएं जो है जो जैव प्रक्रम में ही सम्मिलित है वो उत्सर्जन कहलाएगा। और इसके बाद जो आता है पांचवा चैप्टर वो हो जाएगा नियंत्रण। बहुत कुछ करने के बाद नियंत्रण तथा समन्वय। और छठा चैप्टर जो है वो जनन हो जाएगा। इसी तरह से सातवां हमको मिलेगा आनुवांशिकता से रिलेटेड। ये 7 महत्वपूर्ण चैप्टर जो है हमारे 10th के बायोलॉजी में दिए गए हैं। इसके अलावा हर किताब में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर पुस्तक में आपको एक चीज मिलेगा, वो पर्यावरण से संबंधित कोई ना कोई 1 या 2 अध्याय। तो यहां जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम क्या है? पोषण। पोषण जो पहला चैप्टर है यहां हम देखेंगे, यह भी जैव प्रक्रम का हिस्सा है। ये जैव प्रक्रम के जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सारी जैविक क्रियाएं जो है ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। तो जैव प्रक्रम होता क्या है ये मैंने पहले बता दिया कि जैव प्रक्रम उसको कहते हैं जिसके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है। जीव अपनी रक्षा करते हैं, अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चलाते हैं, अपने जीवन के अस्तित्व को
संख्या में वृद्धि करके या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने में मदद करते हैं। ये सारी क्रियाएं मिलकर जैव प्रक्रम कहलाती है। और जैव प्रक्रम में जो है पोषण होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है, नियंत्रण एवं समन्वय होता है, जनन होता है और अंतिम जो बचता है वो अनुवांशिकता का आधार हम लोग देते हैं। ये सारी क्रियाएं जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। और पहला ही चैप्टर है 10th के बायोलॉजी का, वो है पोषण। पोषण तो हम पोषण पे चर्चा करते हैं। इन सभी थोड़ा सा चर्चा कर दिए जो 10th के बायोलॉजी का पूरा चैप्टर है। पोषण क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं, पोषण है क्या? कोई भी जीव अगर जिंदा है तो वो कुछ ना कुछ खाता पीता है और उसी खाने पीने के बदौलत आदमी या फिर कोई भी मनुष्य या फिर जितना जीव है पृथ्वी पर वो सभी अपनी जिंदगी को जी पाते हैं। खाना पीने के कारण यानी भोजन के कारण भोजन का पाचन होता है और उस भोजन के पाचन से प्राप्त पोषक तत्वों से हमारा शरीर सुचारू रूप से कार्य कर पाता है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी इस पाठ में हम लोग जानेंगे कि निम्न जो कोटि के जीव हैं वो किस प्रकार से पोषण करते हैं और जो उच्च कोटि के जीव हैं जिनमें पौधे, हम लोग, जानवर, जंतु सब जो आएंगे उसमें किस प्रकार का पोषण होता है, पोषण किस तरह से होगा, उनमें कोई विशेष रचना होती है क्या, इन सभी चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पोषण क्या होता है। पोषण जो है, अगर यूं कहा जाए कि पोषण क्या होता है तो पोषण का साधारण परिभाषा देंगे कि पोषण जो है वैसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जीव अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन करता है और भोजन में मौजूद जो पोषक तत्व है उसको ग्रहण करता है। उन ग्रहित पोषक तत्वों का उपयोग अपने जीवन में विभिन्न क्रियाओं के लिए करता है। यानी पोषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन ग्रहण करता है, भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और पोषक तत्व की मदद से पूरे शरीर को सुचारू रूप से चलाता है। अब जो है ये पोषण जो है दो तरह का होता है। अब ये दो तरह का कैसे होता है, थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेते हैं कि पोषण के दो प्रकार क्या क्या है। पोषण जो है दो तरह का होता है। अब पहले हम समझा देते हैं, बाकी आपको हम PDF उपलब्ध करवा देंगे इन सभी चीजों के, स्वपोषण और परपोषण। अब यहां हम लोग समझेंगे कि स्वपोषण और परपोषण में कहां आ गए। हम बताएं कि पोषण जिसमें जीव भोजन करता है, चलिए हम लोग भी भोजन करते हैं और पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं और जानवर या कोई भी जीव है सभी भोजन करके जिंदा रहते हैं। और हम लोग जो भोजन करते हैं, हम लोगों का भोजन का स्रोत क्या है, दो स्रोत है, पादप और जंतु। और हम लोग जो भोजन करते हैं उनका स्रोत पादप और जंतु है और हम स्वयं पर निर्भर नहीं रह पा रहे कि हम अपने भोजन के लिए, अगर पेड़ पौधा हमको भोजन देना बंद कर दे, जंतु अगर हमको भोजन देना बंद कर दे तो हम भोजन ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इस तरह से पोषण का जो आधार है, पोषण को उसी आधारित बेस के आधार पर जो है दो तरह का जो है बांट दिया गया है, दो प्रकार का पोषण को बांट दिया गया। एक स्वपोषण जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं खोज लेता है, स्वयं प्राप्त कर लेता है या स्वयं बना लेता है। दूसरी तरफ उस प्रकार का पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है। तो स्वपोषण और परपोषण को अगर परिभाषित करना होगा तो हम किस तरह से करेंगे। उस प्रकार का पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है उसे स्वपोषी जीव कहते हैं तथा इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहा जाता है। परपोषण किसको कहेंगे, उस प्रकार का पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, इस प्रकार के जीव को परपोषी कहते हैं तथा इस प्रकार का पोषण जो है वो परपोषण कहलाता है। तो स्वपोषण और परपोषण। अब स्वपोषी कौन होगा, तो हम अभी बताएं कि उस प्रकार का जीव वैसा जीव होना चाहिए जो अपने भोजन के लिए स्वयं पर निर्भर करे, खुद से अपना भोजन संश्लेषित करे। अगर हम पूरे जीव की श्रेणी में देखेंगे जितना जीव है तो मात्र एक ही चीज मेरे सामने आता है, वो है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा ही मात्र स्वपोषी जीव है, हालांकि कुछ और भी जीव हैं, लेकिन मूल रूप से अधिकांशतः जो है सबसे जो है स्वपोषण की, अगर स्वपोषी कहेंगे जीव है कोई तो वो है क्या, पेड़ पौधा। तो स्वपोषी क्या है, पेड़ पौधे। स्वपोषी के उदाहरण में अगर हम लिखेंगे तो पेड़ पौधे लिखेंगे कि पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। क्यों होते हैं स्वपोषी, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं।
अब ये स्वयं बनाते हैं। अगर ये भोजन स्वयं बनाते हैं तो कोई ना कोई प्रक्रिया होगी, क्योंकि हम जैविक प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। तो जैविक प्रक्रिया में जीव जितनी भी क्रियाएं करेगी, जितनी भी प्रक्रियाएं को बताएगी, वो सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएगा। तो हम पहला ही चैप्टर पोषण प्रारंभ किए हैं। तो पोषण प्रारंभ करने में जो पहली क्रियाएं हैं, पेड़ पौधा कह रहे हैं कि स्वयं भोजन संश्लेषित करती है। तो स्वयं भोजन संश्लेषित करने के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया होगी। तो पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा स्वयं भोजन संश्लेषित करती है, उस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। उस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। अब इसको प्रकाश संश्लेषण किसको कहेंगे? एक चीज इसमें नजर आ रहा है, प्रकाश। तो ये कौन सा प्रकाश होगा? तो ये होगा सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश। तो यानी सूर्य कब उगता है? तो दिन भर। यानी पेड़ पौधा जब भी भोजन बनाएगा तो कब बनाएगा? दिन में। पेड़ पौधा दिन भर भोजन बना सकता है, जब तक सूर्य प्रकाश है तब तक भोजन बना सकता है। हम ये जानने के लिए हैं कि पेड़ पौधे जो भोजन बनाता है जिस प्रक्रिया द्वारा, वो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता क्या है? तो पेड़ पौधा इस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाता है। तो हम लिखे हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। तो पहली बात हम ये बताएं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जरूरी क्या है? तो वो है सूर्य प्रकाश जरूरी है। क्या सिर्फ सूर्य प्रकाश द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बना लेगा? तो होगा, हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अब जानते हैं क्यों नहीं। पेड़ पौधे जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से जल लेते हैं। मिट्टी से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे बड़ी बात कि पेड़ पौधे के पत्तियों में जो है एक क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण शायद पत्तियों का रंग भी हरा होता है। पत्तियों का हरा रंग जो है किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, और इसी क्लोरोफिल में जो है सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। यह सूर्य प्रकाश की किरणों को अवशोषित करती है। सूर्य प्रकाश की किरणें जो है अवशोषित करके पत्तियां जो है जमा करती है। इसके बाद जो है ये पेड़ पौधे जो है मिट्टी से जड़ द्वारा जल को अवशोषित कर लेते हैं, और पेड़ पौधे के पत्तियों में जो है महीन महीन छिद्र होता है स्टोमाटा या रंध्र द्वारा, वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह से जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न होती है। इसको पूरा का पूरा लिखते हैं या समझते हैं क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है। पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, और इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। फिर भी एक बार दोहरा देते हैं। पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से जड़ द्वारा जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा पेड़ पौधों की पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। तो आखिर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण क्या होगा, इस पे एक बार चर्चा करते हैं। क्या लिखे हैं कि मिट्टी से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2, जल 12H2O, ये लिया गया और बनाया क्या गया, थोड़ा बड़ा होगा इसलिए थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं इसको। 6CO2 प्लस 12H2O एरो, दो चीजों की उपस्थिति अनिवार्य है। हालांकि चारों चीज चाहिए तभी यह प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी प्रकाश संश्लेषण। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, और तीसरा जो उपस्थिति होनी चाहिए वो सूर्य प्रकाश। ये चारों कच्चे पदार्थ रहेंगे तभी जाके पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर पाएगा। अगर एक भी घटा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल दोनों के बीच रिएक्शन होगा, किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल एक प्रकार का वर्णक है जो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधे की पत्तियों का रंग भी हरा होता है। इसकी उपस्थिति में पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाएंगे वो भोजन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, और ये तो पेड़ पौधे का भोजन हो गया, मुख्य उत्पाद हो गया। लेकिन इसके साथ साथ पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन और साथ में जल बनाते हैं। ऑक्सीजन जो वायुमंडल में पुनः स्टोमाटा के द्वारा निष्कासित हो जाता है, जो जल है यह वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा वाष्पित होकर वायुमंडलीय गैसों के साथ मिल जाते हैं।
तो इस तरह से पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाया वो बनाया ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा, और दूसरा तरफ ऑक्सीजन जो है और जल जो है ये उप उत्पाद के रूप में आया, बाय प्रोडक्ट के रूप में आया। ऑक्सीजन जो वायुमंडल में आ गया जो हम लोगों के लिए जरूरी है, और जल जो है वो वाष्पित हो गया वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा, और ये जल वाष्पित होते रहता है जब तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती रहती है, तब तक जल वाष्पित, ऑक्सीजन का निष्कासन और ग्लूकोज बनते रहता है। ये दोनों प्रक्रियाएं जो है ताप को नियंत्रण करता है, पौधे के ताप को नियंत्रण करता है, और विभिन्न क्रियाएं जो होती है विसरण प्रासरण इत्यादि क्रियाओं को ये नियंत्रण करता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण हो गया, और इसी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बदौलत जो है पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मदद से, इस प्रकाश संश्लेषण की मदद से पेड़ पौधे ने अपना भोजन स्वयं संश्लेषित किया। अब हम चलते हैं पेड़ पौधों के बाद जंतुओं में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। जंतुओं में पोषण, अलग अलग प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। जंतुओं में पोषण में सबसे पहला हम जानते हैं जो निम्न श्रेणी का जंतु है उनके बारे में। अब ये निम्न श्रेणी का जंतु कोई एक कोशिकीय जीव ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक कोशिकीय जीव अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और सरलतम प्रोटोजोआ का प्रकार है। ये कहीं भी आपको मिट्टी, मृदु जल, तालाब, नदी, समुद्र, बहुत जगह मिल जाएगा आपको। इनके वासस्थान अलग अलग जगहों पर। सामान्य ये प्रोटोजोआ है, सरलतम प्रोटोजोआ, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। अमीबा एक जीव है और जंतु है। मान लीजिए ये एक छोटे से जीव में किस प्रकार का पोषण होता है उनको जानते हैं। ये किस प्रकार खाता है, किस प्रकार पचाता है, ये एक कोशिकीय जीव है। अब अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में इसका आकार तो अनियमित होता है। अब इनको जानते हैं कि इसमें पोषण किस प्रकार से होता है। अमीबा का जो भोजन है वो छोटा छोटा अमीबा, छोटा छोटा डाइटम्स, छोटा छोटा शैवाल का टुकड़ा या अन्य कोई एक कोशिकीय जीव होता है। जैसे ही इसके समीप कोई दूसरा जीव आता है तो ये रिएक्ट करता है। क्या रिएक्ट करता है इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई डाइटम्स आ गया, शैवाल का टुकड़ा आ गया, इस जगह पे आया, तो अमीबा क्या करता है, एक तरह से मानिए इस तरह से हाथ जैसा निकाल लेता है। और ये हाथ जैसा होता क्या है, तो ये होता है कुटपाद। क्या? कुटपाद। तो ये कुटपाद जो है अमीबा का एक तरह से मुंह बना दिया चारों तरफ से। अमीबा के नजदीक जैसे ही ये आता है कोई भोजन जो इसके लिए है, खाने के लिए है, तो ये कुटपाद का निर्माण करता है और कुटपाद का निर्माण करके भोजन को घेर लेता है। अब जब ये भोजन जैसे ही गिर गया तो भोजन अमीबा के अंदर चला गया। अभी आप कुछ देर पहले देखे थे अमीबा का आकार कैसा था, अब देखिए अमीबा का आकार किस तरह का हो गया। यानी अमीबा के समीप जैसे ही उसका भोजन आया उन्होंने कूटपाद का निर्माण करके भोजन को घेर लिया। कूटपाद की मदद से ये चला, एक जगह से दूसरे जगह थोड़ा सा चला, इसलिए इसका प्रचलन अंगक जो है, गति करने वाला अंगक जो है अमीबा का, वो है कूटपाद। कूटपाद की मदद से अमीबा गति करता है, प्रचलन करता है एक जगह से दूसरी जगह, और इसी की मदद से भोजन को घेरा भी। अब जहां भोजन घिरा गया तो वहां अपने आप अमीबा के अंदर भोजन रसधानी का निर्माण हो जाता है, और ये भोजन रसधानी बन गया अमीबा के भीतर। भोजन रसधानी में एंजाइम और जल की उपस्थिति में जो भोजन लिया गया है वो भोजन पच जाता है, और किसी भी जगह से अपचा भोजन छिद्र करके बाहर निकल जाता है। सारी प्रक्रियाएं क्या है कि अमीबा एक कोशिकीय सरलतम अनियमित आकार का सरलतम प्रोटोजोआ है, सरलतम जीव है। इसके समीप जब इनके भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, डाइटम यानी एक कोशिकीय जीव आता है तो ये कूटपाद का निर्माण करके भोजन को घेर लेता है, और भोजन के दोनों, कूटपाद के दोनों सिरे मिलकर भोजन रसधानी बन जाता है, और भोजन रसधानी में ही जो है अमीबा में भोजन का पाचन होता है, और भोजन रसधानी में जल और एंजाइम की उपस्थिति होती है। उसी जल और एंजाइम की मदद से अमीबा में भोजन का पाचन हो जाता है, और अपचा भोजन किसी भी जगह से छिद्र करके निकल गया तो अमीबा का आकार फिर से चेंज हो जाता है, इसलिए अमीबा अनियमित आकार का होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन इस तरह से होता है, भोजन जो है इस तरह से अमीबा करता है। अब हम चलते हैं जो तीसरा है और सबसे बेहतरीन है, हम लोग यानी कि मानव। मानव में किस प्रकार का पोषण होता है, मानव किस तरह से भोजन करता है, मानव के अंदर भोजन का पाचन किस तरह से होता है, आखिर कौन सी संरचनाएं हैं जो मानव को पाचन क्रिया में मदद करती है, उन पर अब हम चर्चा करते हैं। मानव जो है भोजन का पाचन करता है, और मानव में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष संरचना जो है प्रकृति द्वारा दी गई है, और इस विशेष संरचना को पाचन तंत्र कहते हैं। तो मानव में जो पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र का नाम है आहार नाल। मानव में जो भोजन के पाचन के लिए एक तंत्र विकसित किया गया है जिसका नाम क्या है,
आहार नाल। आहार नाल यानी कि खाने वाला एक ऐसा नली जो भोजन को खाता ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा पचा देता है। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, ये पाचन तंत्र जो है सभी जंतुओं में, मानव, गाय, भैंस, बकरी या जानवरों सब में पाया जाता है। आहार नाल, ये आहार नाल दरअसल 8 से 10 मीटर लंबी एक नलिकाकार संरचना है जिसके अंतर्गत जो है भोजन का पाचन होता है, भोजन का अवशोषण होता है और एक अंत में जाकर भोजन एक जगह जमा रहता है और वहां से भोजन का उत्सर्जन होता है। चलिए एक एक करके हम उन सभी भागों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार आहार नाल के भाग हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे और इनकी क्रियाओं को देखेंगे कि भोजन का पाचन किस तरह से होता है। पहले तो हम यह जानेंगे कि भोजन का पाचन होता कहाँ है, आहार नाल में। पाचन होता क्या है? कोई भी चीज हम खाते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है, एक बड़ा सा अणु खाते हैं, भोजन का अणु। रोटी खाए तो रोटी बहुत ज्यादा खाते हैं, तो मुंह क्या करता है, मुंह में जो संरचना है वो चबा उबा के लार उर मिला के पहुंचा देता है डायरेक्ट पेट में यानी आमाशय में। तो ये जो है हमको स्पष्ट ये तय करना है कि पाचन क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? तो भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे सरल अणुओं में बदलना, एंजाइम की मदद से, हार्मोन्स की मदद से, अलग अलग चीज़ों की मदद से भोजन को जो है, अलग अलग रसों की मदद से जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, ये भोजन का पाचन कहलाता है। यानी भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे सरल अणुओं में बदलना भोजन का पाचन कहलाता है। अब इस पाचन के लिए पाचन तंत्र है, आहार नाल है, और आहार नाल की सारी संरचनाओं को, सारे भागों को हमको देखना है। तो आहार नाल में जो पहला भाग है आहार नाल का, वो होता है मुख गुहा। मुख गुहा, आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा है। मुख गुहा यानी कि ये जो ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये मुख गुहा है। और मुख गुहा में जो है 3 संरचनाएं पाई जाती है, उनको जानते हैं। ये 3 संरचनाएं क्या है? मुख गुहा का ऐसा है कि भोजन का पाचन जो है दरअसल मुख गुहा में ही प्रारंभ हो जाता है, यानी मुंह से ही पचना भोजन प्रारंभ हो जाता है। भोजन को जब चबाते हैं तो चबाने के बाद जो है कुछ समय बाद कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब जो है, वो जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जब खाते हैं, जैसे चावल, रोटी, इन सभी चीज़ों को खाते हैं तो वो हल्का मीठा स्वाद आने लगता है। और जो एंजाइम्स वगैरह है, लाइपेज, जो हमारे मुख गुहा के अंदर जो एंजाइम है, उसकी मदद से मुख गुहा से ही भोजन का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो प्रारंभ हो जाता है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं मुख गुहा, और मुख गुहा में जो संरचनाएं हैं वो 3 संरचनाएं हैं। पहला है जीभ, दूसरा है दांत और तीसरा है लार ग्रंथियां। जीभ, दांत और लार ग्रंथियां। जीभ, सबको पता है जीभ एक मोटी मांसल संरचना है जिससे स्वाद का पता चलता है। दांत भोजन को पीसने, चीरने, फाड़ने, चबाने का काम करता है। दांत भी 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के, कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। लार ग्रंथियां भी 3 प्रकार की होती है जो अलग अलग जगहों पर स्थापित है। लार यानी कि सलेवा, एक तरह से थूक हम लोग कह सकते हैं उसको। लार ग्रंथियां भी मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पेरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि। आगे हम प्रत्येक टॉपिक की चर्चा करेंगे, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं मुख गुहा। मुख गुहा में 3 संरचनाएं, जीभ, दांत और लार ग्रंथि। दांत 4 प्रकार के। जीभ क्या है? एक मांसल रचना है, मोटी मांसल रचना है जिससे भोजन के स्वाद का पता चलता है। जीभ पर जो है स्वाद कलिकाएं होती है जो भोजन के स्वाद का अनुभव हमको कराती है। दांत 4 प्रकार के, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। लार ग्रंथियां 3 प्रकार के, पैरोटिड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि। मुख गुहा के बाद जो है होता है ग्रसनी। जस्ट मुख गुहा से थोड़ा जब जाते हैं और ग्रसनी के पास एक कहा जाए तो किवार है, एक पट है जो दोनों तरफ एपिग्लोटस नामक है। और इस एपिग्लोटस नामक में जो है जब हम जाते हैं तो ग्रसनी में 2 छिद्र होता है, यानी 2 घर का एक ही दरवाजा है जिसका नाम है एपिग्लोटस। और इस दोनों छिद्रों पे ग्रसनी में 2 छिद्र होता है, एक का नाम है कंठ द्वार और दूसरे का नाम है निगल द्वार। कंठ द्वार और निगल द्वार। कंठ द्वार आगे जाके श्वास नली में खुलती है। कंठ द्वार आगे जाके श्वास नली में खुलती है और निगल द्वार आगे जाके ग्रास नली में खुलती है।
अब हम यहां से कंठ द्वार श्वास नली का है, क्योंकि हम तो श्वसन पढ़ नहीं रहे हैं इसलिए इसका टॉपिक नहीं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पोषण है, तो ग्रास नली को लेकर आगे बढ़ेंगे। यानी मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रास नली। ग्रास नली जो है भोजन, यहाँ जो है क्रिया होती है। अब ये क्रिया क्या है, तो इस क्रिया को कहते हैं कर्मांकुंचन। कर्मांकुंचन क्या होता है, जब हम खाते हैं तो लगता है भोजन इस जगह, यानी कि ग्रास नली के इस जगह पे भोजन आके अटक गया, उसको फिर से ढकेला जाता है यहाँ के स्लेवा की मदद से, या एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जाता है। जब हम ग्रास नली की दीवार में भोजन करते हैं तो भोजन जो है कुछ समय के लिए रुक सा जाता है, फिर उनको जो है संकुचित होता है, फिर उसको शीतलन किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करने के लिए, अमाशय तक भेजने के लिए थोड़ा सा दम लगाना पड़ता है एक तरह से मानिए। यह प्रक्रिया जो है कर्मांकुंचन कहलाती है। और यह होता क्या है, ग्रास नली में। तो ग्रास नली की दीवारों में संकुचन और शीतलन की प्रक्रिया को कर्मांकुंचन कहते हैं। इसके बाद हम जाएंगे ग्रास नली से सीधे भोजन जो है अमाशय में जाएगी। अमाशय क्या है, अमाशय एक चौड़ी थैलीनुमा रचना है और यह भी 3 भाग में बटा हुआ रहता है। अमाशय भी 3 भाग में बटा हुआ रहता है, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। ये अमाशय का 3 भाग हो गया, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। अमाशय के बाद जो है भोजन, जब अमाशय में भोजन होता है तो पहुंचता है, तो अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन भी होता है, थोड़ा थोड़ा पचता भी है भोजन। जब अमाशय में भोजन थोड़ा बहुत पहुंचता है तो इस पचे हुए भोजन को कहा जाता है काइम। और किसकी मदद से पचता है, तो अमाशय की ग्रंथियों में, भीतरी दीवार में जो भीतरी स्तर है उसमें ग्रंथियां पाई जाती है जिसे कहते हैं जठर ग्रंथि। और इस जठर ग्रंथियों से, जठर ग्रंथियों की दीवार से जो स्रावित रस होता है उसे कहते हैं जठर रस। और इस जठर रस में 3 प्रकार के रस स्रावित होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन। 3 प्रकार की कोशिकाओं से 3 प्रकार के रस स्रावित होते हैं और ये भोजन पर कार्य करते हैं, उसे अंशतः पचा देते हैं। अब यह अंशतः पचा हुआ भोजन काइम कहलाता है। अब यह काइम आगे चल के पहुंचता है छोटी आंत में। और छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में जो भोजन है, छोटी आंत में भोजन और आहार नाल का सबसे लंबा भाग यही होता है छोटी आंत। हालांकि नाम इसका छोटी आंत है, लेकिन सबसे लंबा भाग यही होता है आहार नाल का, छोटी आंत। अब इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर होती है। खुद आहार नाल 8 से 10 मीटर का, उसमें छोटी आंत जो है 7 से 8 मीटर का होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अब यहाँ क्या होता है, छोटी आंत से एक प्रकार का रस निकलता है जिसको आंत्र रस कहा जाता है। छोटी आंत्र की ग्रंथियों से निकलने वाले रस को आंत्र रस कहा जाता है या सक्कस एंटेरिकस कहा जाता है। छोटी आंत्र की ग्रंथियों से निकलने वाला रस आंत्र रस या सक्कस एंटेरिकस कहलाता है। छोटी आंत्र में यकृत का रस जो है, पित्त रस, ये भी पहुंचता है। और पित्त रस जो है एक थैली में जमा होता है जिसको कहते हैं पित्ताशय। और यकृत का स्राव जो कहलाता है वो पित्त कहलाता है। पित्त जो है पित्ताशय में जमा रहता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत होता है। 1.5 kg के आसपास का यकृत होता है जिनसे पित्त रस निकलता है। पित्त रस पित्ताशय में जमा रहता है। भोजन जब पचता है तो छोटी आंत में आंत्र रस के बाद जो है पित्त रस पहुंचता है। और इससे ही संबंधित एक और है जिसका नाम है अग्न्याशय। अग्न्याशयी रस भी जो है, अग्न्याशयी में 4 से 4 प्रकार के रस पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ये सभी एंजाइम जो है छोटी आंत में पहुंचते हैं और इतना सारा एंजाइम हो जाता है कि छोटी आंत में भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। छोटी आंत खुद का रस निकाला, आंत्र रस या सक्कस एंटेरिकस। यकृत जो है पित्त रस पहुंचा दिया छोटी आंत के पास। अग्न्याशय जो है अग्न्याशयी रस पहुंचा दिया, अलग अलग जाके ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ऐसे कुछ एंजाइम है, 4 प्रकार के एंजाइम। वो सभी एंजाइम जो अग्न्याशयी रस में है, तो ये सारे एंजाइम से मिलकर छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन कर देता है, पूरा का पूरा पाचन हो जाता है। और छोटी आंत की दीवार से जब भोजन पच के निकलने लगता है तो छोटी आंत की दीवार में उंगली जैसी संरचना पाई जाती है जिसको रसांकुर कहते हैं। अब ये रसांकुर या इलियम का भिलाई वो क्या करता है, वो छोटी आंत जब भोजन पच जाता है, जो उसमें अच्छा चीज है, पोषक तत्व है, वो अच्छे भोजन को अवशोषित कर लेता है। तो पाचन भी हो गया और छोटी आंत में भोजन का अवशोषण भी हो गया। तो छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन तथा अवशोषण होता है। अब अपचा भोजन चला जाता है बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में भोजन जब जाता है तो भोजन के साथ साथ जल भी रहता है। अब क्या होता है, जल यहां से निकल जाता है और बचता है सिर्फ इसमें अपशिष्ट पदार्थ जो कि जमा रहता है रेक्टम में। रेक्टम मलाशय 2 जगह है यहाँ,
तो मलाशय में ये जमा हुआ मिलता है हमको। इसमें जो जल रहता है, जल, ये जल जो है बड़ी आंत से बाहर निकल जाता है और शेष अपशिष्ट पदार्थ जो है उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है। इस तरह से पहला चैप्टर जो है पोषण जो है पूरा का पूरा हम लोग पढ़े। हम ये जाने पेड़ पौधा में पोषण जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा होता है, अमीबा में पोषण जाने, और मानव में पोषण के लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसको आहार नाल कहते हैं। उस आहार नाल की व्याख्या पूरे किए। आहार नाल में कितने भाग होते हैं तो देखे, मुख गुहा, मुख गुहा में 3 संरचनाएं, जीवदांत और लार ग्रंथियां, फिर ग्रसनी, ग्रसनी में 2 छिद्र, कंठ द्वार और निगल द्वार। इस ग्रसनी में एक ऊपर किवार या ढक्कन कहेंगे जिसका नाम एपिग्लोटस है। ये कंठ द्वार आगे जाके श्वास नली में खुलता है, इसके बाद निगल द्वार आगे जाके ग्रास नली में खुलता है, ग्रास नली आगे जाके अमाशय में खुलेगा। ग्रास नली में क्रिया होती है जिसको क्रमांक कुंचन कहते हैं, और अमाशय जो है, अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है, वहां पचे हुए भोजन को काइम कहते हैं। अमाशय 3 भागों में बटा रहता है, कार्डियक, फोंडिक और पाइलोरिक। अमाशय की ग्रंथियों में जो है कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एपिथेलियम स्तर बना हुआ रहता है, वहां 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। तीनों प्रकार की ग्रंथि कोशिकाओं से निकलने वाला रस जठर रस कहलाता है, और जठर रस में 3 प्रकार के रस होते हैं। और उसके बाद हम इस प्रकार पचा हुआ भोजन सीधे छोटी आंत में जाता है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत। छोटी आंत में जब भोजन जाता है तो इसमें आंत्र रस रहता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत का पित्त रस रहता है जो पित्ताशय से निकल के आता है। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकल के आता है। ये तमाम प्रकार के रस जो है छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन कर देती है। छोटी आंत में जब भोजन निकलने वाला होता है तो अंत में जाके वहां से भोजन से मौजूद आवश्यक पदार्थों को अवशोषित भी कर लेता है, यानी अवशोषण की प्रक्रिया भी हो जाती है। इस तरह से छोटी आंत में जो प्रक्रियाएं होती है वो खत्म हो जाती है। छोटी आंत भी 3 भागों में बटा रहता है जिसका नाम है ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत से पचा हुआ भोजन, पच गया हुआ भोजन, अब अपचा भोजन जो सीधे बड़ी आंत में जाती है जहां मलाशय में जाके जमा हो जाता है। बड़ी आंत में एक प्रक्रिया होती है जो जल के साथ भोजन जाता है तो जल यहां से निकल के ब्लाडर में चला जाता है और यहां से बचा हुआ मलाशय उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा, जो मलाशय में जमा हुआ रहता है अपशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से जो है ये मानव आहार नाल का तंत्र है। मुंह में भोजन को चबाया गया, पीसा गया, दांत के द्वारा, जीभ के द्वारा लार से साना गया, लार से सना हुआ भोजन सीधे ग्रसनी के ग्रास नली होते हुए सीधे अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में विभिन्न प्रकार के रस द्वारा भोजन का हल्का पाचन होता है। यह छोटी आंत की तरफ जाती है। छोटी आंत में बहुत ज्यादा रस, यकृत रस, आंत्र रस, अग्न्याशयी रस के द्वारा भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। पूर्ण पाचन के बाद भोजन जो है अवशोषित कर लिया जाता है भोजन से आवश्यक पदार्थों को। फिर अंत में जो है भोजन बड़ी आंत में जाके जमा हो जाता है और पचा भोजन और बड़ी उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है। ये सारी क्रियाएं जो है पाचन क्रियाएं होती है। इस प्रकार से पहला चैप्टर पूरा का पूरा हम लोगों ने आज डील किया।